जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस खबर में पहले हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी एफकैस प्रोग्राम के बारे में, जो यूरोप का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसमें छठी पीढ़ी का यानी 6th जनरेशन विमान जो है विकसित किया जा रहा है। देखिए, एफकैस के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए, उसके बाद हम जानते हैं कि आखिरकार एक बार फिर से भारत का नाम इसमें क्यों आया है। देखिए, एफकैस जैसा मैंने कहा कि एक नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट सिस्टम है, जो सिर्फ एक लड़ाकू विमान मात्र नहीं है, बल्कि ये अपने आप में ही एक पूरा इकोसिस्टम है। एफकैस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको एक स्टेल्दी 6th जनरेशन मैन्ड फाइटर जेट देखने को मिलेगा, जिसको एक पायलट के द्वारा उड़ाया जाएगा। तो वहीं इसमें हमें जो अनमैन ड्रोन है, या आप इनको लॉयल विंग मैन कह सकते हैं, जो बिना पायलट के चलते हैं, वो भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको नेक्स्ट जनरेशन के एडवांस सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिलने वाली हैं। मुख्यतः इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि फ्रांस में जो राफेल है और जो जर्मनी और दूसरे देशों के यूरोफाइटर टाइफून है, उनको रिप्लेस करना। इसका उद्देश्य ही है कि राफेल और टाइफून्स को रिप्लेस कर देना। शुरुआत इसकी 2017 में हुई थी, जहां पर फ्रांस और जर्मनी ने इसकी शुरुआत करी थी और बाद में स्पेन भी इसमें शामिल हो गया था। इसमें जो मुख्य कंपनियां भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें डसाल्ट एविएशन है, जो फ्रांस की है, तो मुख्यतः राफेल का निर्माण करती है। उसके बाद एयरबस है, जो जर्मनी की है, और स्पेन की तरफ से भी ये है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर जो इंदिरा है वो देखने को मिल जाती है। अब इस प्रोग्राम की कुल लागत की बात करें तो अनुमान के हिसाब से इसमें लगभग 100 बिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट होने वाली है, यानी अराउंड 9 से लेकर 10 लाख करोड़ रुपए। और इसका लक्ष्य एक ही है कि 2040 के आसपास हम 6th जनरेशन फाइटर को ऑपरेशनल कर दें। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ समस्या चल रही है। एफकैश प्रोग्राम में फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। दरअसल डसाल्ट एविएशन ये चाहता है कि फाइटर जेट के डिजाइन और लीडरशिप में उसका पूरा कंट्रोल हो, क्योंकि वो राफेल जैसा सफल अनुभव विमान रखने का अनुभव रखती है, या यूं कह ले राफेल जैसे विमान को बनाने का एक अनुभव रखती है। वहीं एयरबस, जो कि जर्मनी और स्पेन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो इसे सहमत नहीं है। वो लीडरशिप, वर्क शेयर यानी काम के बंटवारा जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी टेक्नोलॉजी का जो अधिकार है, उस पर असहमत है। आसान शब्दों में बात करें तो वो इसकी लीडरशिप, वर्क शेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर पूरी तरीके से असहमत है। और इसी को लेकर दोनों के बीच में जो विवाद है, ये बढ़ता जा रहा है। और इसी विवाद के निपटारे के लिए जनवरी 2026 में एक मीटिंग भी रखी गई थी, जिसका कोई आधार वहां पर निकला नहीं, या कोई उसका परिणाम निकला नहीं। अब यहाँ पर बात ज्यादा तब बिगड़ गई जब हाल ही में डसाल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने ये कहा कि अगर एयरबस कोऑपरेट नहीं करती है तो प्रोजेक्ट डेड हो जाएगा। वहीं डसाल्ट एविएशन ने फिर बाद में ये टिप्पणी करी कि वो अकेले भी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकता है। ये भी दावा तो यहाँ तक किया गया कि वो बना तो सकते हैं, वो भी 50 बिलियन पाउंड या 50 बिलियन यूरो से भी कम कीमत पे, जो अपने आप में पूरे एफकैश से सस्ता होगा। लेकिन डसाल्ट ने साफ कर दिया कि अगर एयरबस साथ नहीं देता तो फिर वो नए पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं। यानी डसाल्ट एविएशन इस समय तीन संभावनाओं पे चल रहा है। पहली संभावना तो ये है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो एयरबस है वो उनकी बात मानेगा। दूसरी संभावना ये है कि वो अकेले इस प्रोग्राम को इनिशिएट करेंगे। और तीसरी संभावना ये है कि वो एक नए पार्टनर की तलाश करेंगे। अब इसका भारत से कनेक्शन क्या है, आइए समझते हैं इस चीज़ को, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फरवरी 2026 में बेंगलुरु में इंडिया फ्रांस का एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ था, और वहां पर भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि वो फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी एफकैस में शामिल होने की संभावना को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर को डेवलपमेंट यानी कि साथ में मिलकर डिजाइन करना और को मैन्युफैक्चरिंग यानी भारत में बनाना, इस पर्सपेक्टिव को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत ने फ्रांस को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था कि अगर जर्मनी साथ नहीं देता तो भारत इसके लिए तैयार है। और डसाल्ट ने नए पार्टनर की जब बात की तो ये चीज़ और स्पष्ट हो गई कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भारत जो है वो एक फिट कैंडिडेट के तौर पर बैठा हुआ है, क्योंकि भारत राफेल फाइटर का इस्तेमाल कर रहा है। और क्योंकि अभी अतिरिक्त 114 राफेल फाइटर जेट्स की डील फाइनलाइज हुई है, उनका निर्माण भारत में करना है, तो भारत बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है और इस प्रोग्राम में एक्सेलरेशन भी ला सकता है, क्योंकि भारत में जो एरोस्पेस इंडस्ट्री बेस है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। वहीं मेक इन इंडिया को देखें और भारत को, क्योंकि को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पर भारत से उनको उम्मीदें भी बहुत सारी हैं। अब भारत अपना एम का फाइटर तो बना रहा है, लेकिन भारत की नज़र अब 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी में कूदने की है, यानी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी को इक्वली कंसीडर किया जा सकता है। अब इसके फायदे क्या होंगे? देखिए, भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो हमें पहली चीज़ तो ये है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसमें AI, स्टेल्थ,
अनमैन्ड सिस्टम, एडवांस इंजन और भी कई चीज़ें हैं जो देखने को मिलने वाली हैं। और ये एमका को भी बूस्ट दे सकता है। इसके अलावा फ्रांस के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये मजबूत होगी। और इसके लिए सबसे खास चीज़ तो ये है कि अगर भारत एक इस तरह के प्रोग्राम में जाता है तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यहाँ पर पैसा और जो कह सकते हैं मार्केट है, इसमें भारत और फ्रांस की भागीदारी होगी और यहाँ पर भारत के लिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर भारत शामिल होता है तो एफ कैश का जो जियोपॉलिटिकल महत्व है ये बढ़ जाएगा। अब अभी स्थिति क्या है? देखिए, अभी स्थिति की बात करें तो एफ कैश में यूरोप में टेंशन बहुत ज़्यादा है। डसाल्ट और एयरबस की लड़ाई चल रही है। भारत ने इंटरेस्ट तो दिखाया है लेकिन अभी सिर्फ डिस्कशन स्टेजेस में है, कोई फाइनल डील हुई नहीं है। डसाल्ट खुले तौर पर नए पार्टनर की बात कर रहा है और 5 मार्च 2026 की बात करें तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी वहाँ पे। तो संक्षेप में अगर हम बात करें तो डसाल्ट एविएशन ने क्लियर कर दिया है कि एयरबस साथ दे तो दे, वरना हम नए पार्टनर की तलाश करने वाले हैं और वो नया पार्टनर संभावित है कि भारत हो सकता है। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कि क्या अमेरिका इंडियन पोर्ट्स का इस्तेमाल ईरान को अटैक करने के लिए कर रहा है। आइए जानते हैं। देखिए, अमेरिका का एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है वन अमेरिका न्यूज़। इसके एक सेगमेंट में ये दावा किया गया कि यूएस नेवी भारतीय पोर्ट्स जैसे कि मुंबई और कोच्चि है, इनका इस्तेमाल कर रही है और ये पोर्ट्स ईरान पर हमला करने के लिए बेस के रूप में यूज़ हो रहे हैं। इसमें एक रिटायर्ड यूएस आर्मी कर्नल जिनका नाम डगलस मैकग्रेगर है, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि भारत में, क्योंकि अब यहाँ पर अमेरिका इसलिए आश्रित है क्योंकि अमेरिकी बेसिस जो है वो डैमेज हो चुके हैं और इसीलिए अब जो भारत के पोर्ट है अमेरिका उसी पर निर्भर है। और ये चीज़ें या ये क्लिप्स जो है ये सोशल मीडिया खासकर ट्विटर और टेलीग्राम में जंगल में आग की तरह वायरल हुई और लोग इसे सच मानकर डिस्कस करने लगे। लेकिन इसमें रियलिटी क्या है? भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने तुरंत इसका फैक्ट चेक किया और इस पर अपना एक आधिकारिक ट्वीट कर दिया कि दरअसल जो OAN न्यूज़ है इन्होंने फेक क्लेम को सर्कुलेट किया है जहां पर दावा किया जा रहा है कि इंडियन पोर्ट्स का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से फेक है और बेबुनियादी है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इस पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने या इस पे किसी प्रकार का भरोसा करने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, ये दावा पूरी तरीके झूठा और बेबुनियादी है, इसके कोई सबूत नहीं है और ऐसे कमेंट फैलाने से बचें। और कई भारतीय न्यूज़ आउटलेट जैसे कि न्यूज़ 18 हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, इन्होंने भी इस रिपोर्ट पे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बयान है उसको जारी किया है, यानी कि फेक न्यूज़ यहाँ पर करार दिया गया है। अब भारत ने इतने जल्दी में जवाब क्यों दिया, उसका एक कारण है। देखिए, भारत की विदेश नीति मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। अमेरिका से अच्छे रिश्ते हैं लेकिन ईरान से भी भारत के मजबूत संबंध है और अगर ये सब सच होता है तो भारत का जो नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की इमेज है वो खराब होगी और कुल मिलाकर के यहाँ पर भारत ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।